So friends, we again have a problems, and we again are going to solve this problem through the shortcut tricks which we have developed related to the movable pulley. Okay, so the problem statement, as you can see here, is that in the given figure, the given diagram, find the relations between the accelerations of block M1 and M2. मतलब ये ब्लॉक देखो यहाँ से M1 है, ये M2 है। M1 जो है सो मूवेबल पुली के थ्रू जो है सो M2 के साथ कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग के साथ, और M2 जो है वो एक स्टैटिक, यहाँ पे पुली क्या है, पुली एट रेस्ट है, और उसके साथ ये इस पुली के साथ कनेक्टेड है। मतलब अगर आप देखा जाए, हम इसको बोलते हैं दिस इज़ द पुली 1, दिस इज़ द पुली 1, और ये हो गया पुली 2। ठीक है, तो अब इस केसेस में हम लोग M1 और M2 के एक्सेलरेशंस के बीच रिलेशंस को एस्टेब्लिश करना है। तो अगर ऐसा देखिए कि फॉर द टाइम बीइंग इफ हमें ये नहीं पता है कि M2 का मास बड़ा है कि M1 का मास बड़ा है, सबसे पहली बात ये समझ जाए। अगर मास अननोन है तो हम बेसिक एज्यूम्शंस पे चलते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि ये जो मास M2 है, ठीक है, ये मास M2 जो है वो क्या हो रहा है, तो ये मास M2 आपको जो है सो नीचे जा रही है। ठीक है, दिस इज गोइंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन A2, दिस इज माय एज्यूम्पशन। तो ये मास नीचे जा रही है, और ये M1 के केस में क्या है, चूँकि ये मास नीचे जा रही है तो स्ट्रिंग इसके साथ कनेक्टेड है, तो नेचुरली ऊपर की ओर जाएगी, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, A1। ठीक है, so let us assume that the accelerations of mass M2 is A2 downward and the accelerations of mass M1 is A1 upward. Okay, अब देखिए, आप ये पुली, इस पुली का देखिए, तो ये पुली क्या है, ये क्या है, पुली एट रेस्ट है। तो अगर ये जो थ्रेड है, ये जो स्ट्रिंग है वो नीचे की ओर जाएगी A2 से, इसका मतलब है कि इसका ये जो पॉइंट होगा पुली का, ये ऊपर की ओर क्या जाएगा, A2 एक्सेलरेशंस के साथ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये अगर A2 एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी तो चूंकि ये आपको पुली एट रेस्ट है, इसका मतलब है कि ये इंट जो है सो A2 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब अगर ये A2 एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, अब देखो यहाँ से कि अगर ये A2 से नीचे जाएगा तो इस पुली का जो दूसरा इंड है वो भी क्या होगा, A2 से नीचे जाएगा। तो अगर हम इस मूवेबल पुली का FBD बनाएं, FBD ऑफ मूवेबल पुली, क्या बना रहे हैं हम लोग, FBD ऑफ मूवेबल पुली, मूवेबल पुली 2। ठीक है, इसका FBD अगर बनाएं तो क्या होगा, ये रहा पुली, पुली का एक इंड जो है, सॉरी ये रहा पुली, पुली का क्या है, दो इंड है, एक इंड है ऊपर ऐसे, दूसरा इंड भी ऐसे, और ये, ठीक है, सॉरी यहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हाँ, मेरा पास क्या है, ये मूवेबल पुली है 2, तो ये इसके साथ एक स्ट्रिंग नीचे की ओर गया है, दूसरा स्ट्रिंग ऐसे जो इस मास M1 के साथ कनेक्टेड है, और तीसरा इंड हो गया ये। 3 इंड है पुली का। इस इंड का अगर आप देखें, इस इंड का एक्सेलरेशन है A2, इस इंड का एक्सेलरेशन है A1। ठीक है, और ये जो इंड है ये ऊपर की ओर A2 एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ठीक है, पुली का 3 इंड है। अब हमने रिलेशंस निकाल रखा है कि पुली के तीनों एंड के एक्सेलरेशंस के बीच में कि A2 क्या होगा, दिस A2 इज इक्वल टू A1 माइनस A2/2। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A2 इज इक्वल टू A1 माइनस A2, इसीलिए आप लिख सकते हो A1 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ A2। तो ये हो गया इनके एक्सेलरेशन। मतलब क्या चीज़ कि अगर, मतलब ये हुआ कि अगर ये A2 एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये बॉडी जो है वो थ्राइस ऑफ A2 एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाएगा। तो ये आपने शॉर्टकट ट्रिक से इन दोनों मासेस के एक्सेलरेशंस के बीच में एक रिलेशंस एस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि अब वैल्यू भी बताइए। रिलेशंस तो निकालना ही निकालना है, आपको कह रहा है कि फाइंड देयर वैल्यू, उनका वैल्यू भी बताइए। तो इसमें हम लोग लगाएंगे न्यूटन्स लॉ। कैसे, तो देखो यहाँ जो है इसका फोर्स क्या लगेगा, M1G नीचे लगेगा, इस पे M1G, तो इसको काउंटर बैलेंस किया, टेंशन फोर्स T ऐसे ऊपर, तो ये T, तो यहाँ पुली के अराउंड यहाँ T लगेगा। सेम, ये सेम स्ट्रिंग है, तो और पुली क्या है मेरा फ्रिक्शनल लेस है, तो सेम टेंशन जो है सो यहाँ रहेगा, और यही टेंशन जो है सो इस मास को ऊपर की ओर खींचेगा। तो देखो यहाँ पुली क्या है, पुली हमारा क्या है, मासलेस है। क्या है ये, मास लेस पुली है। ठीक है, तो ये जो 2T हो गया, ये 2T टेंशन जो है सो ऊपर काउंटर बैलेंस होगा, तो ये हो गया यहाँ से
2t। इसका मतलब यहाँ भी टेंशन क्या लग रहा है, 2t लग रहा है, इसलिए यहाँ भी टेंशन हो गया 2t, तो यहाँ टेंशन 2t हो गया, तो यहाँ क्या हो गया 2t। तो कहीं ना कहीं मास m2 पे ऊपर की ओर 2t प्लस t, थ्राइस ऑफ t टेंशन फोर्स लग रहा है। तो अब अगर आप न्यूटन्स लॉ लगाओगे तो क्या लगाओगे, इसका फोर्स m2g पे फोर्स क्या लगा, m2g। तो अब न्यूटन्स लॉ लगाओ, तो अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ ऑन m2, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ से, m2g माइनस थ्राइस ऑफ t 3t इज इक्वल टू m2a2, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1, ओके। अब सिमिलरली हम लोग m1 के पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। सो सिमिलरली क्या होगा, अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ ऑन m1, ठीक है। m1 पे जब करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन a1 है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, t माइनस यहाँ से m1g इज इक्वल टू क्या चीज़, तो m1 इंटू a1, ठीक है। ये हो गया इक्वेशंस 2। तो कहीं ना कहीं देखिए न्यूटन्स लॉ से आपको 2 इक्वेशन मिले और अननोन कितना है, a1, a2 और टेंशन t, 3 अननोन है। इसीलिए काइनेमेटिक कांस्टेंट का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि इनके बीच एक्सेलरेशंस का हमें ज़रूरत पड़ता है। तो आपको पता है क्या चीज़ कि a1 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ a2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, सो हम इसको क्या करते हैं, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और a1 की वैल्यू थ्राइस ऑफ a2 इस्टेब्लिश भी कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, t थ्राइस ऑफ t माइनस 3 m1g इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, क्योंकि ये a1 की वैल्यू थ्राइस ऑफ a2 है, तो 9 a2 हो जाएगा, 9 m1 इंटू यहाँ पे a2। तो ये हो गया इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस 3 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा m2g माइनस थ्राइस m1g इज इक्वल टू m2a2 प्लस 9 m1 a2, ठीक है। निकालना क्या है हमें, a2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये लीजिए m2 माइनस थ्राइस ऑफ m1 इंटू यहाँ पे g इज इक्वल टू m2 प्लस 9 m1, यहाँ पे क्या आ गया a2। तो इसलिए a2 की वैल्यू क्या आ गई, तो m2 माइनस थ्राइस m1 इंटू g बाई यहाँ से m2 प्लस 9 m1। तो जब आपने a2 की वैल्यू निकाल दी तो इस इक्वेशन में डालोगे तो a1 की वैल्यू भी आप निकाल लोगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ आप समझ चुके होंगे कि क्यों मुझे काइनेमेटिक रिलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ, इस फिगर को देखने से न्यूटन्स लॉ आपको 2 इक्वेशंस तो दे देता है, लेकिन साथ साथ आपको 3 अननोन की वैल्यू देता है। तो 2 इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए हमें इन दोनों मासेस के बीच एक एक्सेलरेशंस के रिलेशंस की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लोग इस शॉर्टकट ट्रिक से निकालते हैं। हालाँकि आप इसको स्लैकनेस मेथड से भी निकाल सकते हैं कि आप ये एज्यूम करें कि x1 ऊपर गया, इसके x1 ऊपर जाने की वजह से स्ट्रिंग में कितना लेंथ स्लैकनेस हुआ, वो स्लैकनेस इस मास को नीचे जा कर के एडजस्ट होगा, तो वैसे भी आप इसको निकाल सकते हैं।